दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास सेवेंथ में। जो चैप्टर था वह थर्ड था, जिसका टॉपिक था हमारी बदलती पृथ्वी। आज उसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और दोस्तों शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी हो, टीएसटी हो, पीएचटी हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एसवी के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, आरओ एंड एआरओ, एसएससी सीजीएल और दोस्तों जो एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके लिए भी यह दोस्तों क्लास बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुने दोस्तों। बहुत ही मोटिवेट करने वाली लाइनें हैं। मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होते हैं। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की ही कायल होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने में जो टॉपिक है वह है हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए जो स्थलमंडल है वह विभिन्न प्रकार की या अनेकों प्लेट्स में विभाजित है। इन्हीं को दोस्तों स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। और ये जो प्लेट होती है हमेशा गति करती रहती हैं। ये क्या करती, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती। और ऐसा कहाँ होता, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। और ये किस पथ में घूमते, वृत्ति रूप में घूमते। पहली चीज आप समझे, जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है वह मैग्ना से बना हुआ है जो गर्म है। जब वो घूमता है तो ऊपर की जो ये प्लेट्स होती हैं ये भी मूवमेंट धीरे धीरे करती रहती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को समझ लेते हैं ये क्या मैटर है। देखिए ज्वालामुखी दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। जब कोई पृथ्वी से लावा मैग्मा निकले, इसी को या इसकी पूरी क्रिया को ज्वालामुखी कह सकते हैं। क्लियर। प्लेट हमेशा गति करती रहती जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतो क्या कहते हैं, अंतर्जनित कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक उसके अंदर हिस्से में जो बल लगते रहते हैं उसको कहते हैं अंतर्जनित बल। और जो पृथ्वी की सतह पर बल लगता है उसको कहते हैं बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक भी कहते हैं दोस्तों और बहिर्जनित भी कहते हैं। देखिए अब आप समझे अंतर्जनित में जो अंदर लगता है पृथ्वी में, यह बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। यहां पर दोस्तों आकस्मिक है, ठीक कर लीजिएगा। आकस्मिक गति उत्पन्न करते तो कभी धीमी गति, ये कभी कभी एकदम हो जाते हैं तो भूकंप का रूप धारण भी कर लेते हैं। ठीक है। तो कभी कभी ये धीमे धीमे होते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होते हैं। देखिए जब भी भूकंप आता है तो एकदम आता है, ठीक है। और जिसकी उसकी रिएक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता होगी उसी अनुसार वह हानि पहुंचाएगा। क्लियर। ज्वालामुखी भी एकदम फटता है और जब फटता है तो दोस्तों ये लगातार लावा मैग्मा बहता रहता है, जलवाष्प भी इससे निकलती रहती है। तो चाहे भूकंप हो चाहे ज्वालामुखी हो, ये सब आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ये दोस्तों इनमें इस तरीके की चीजें होती रहती जिससे बहुत अधिक दोस्तों हानि होती। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं और ये पिघलते हुए पदार्थों को ही लावा या मैग्मा कहा जाता है। अब आप समझो भूकंप। ठीक है दोस्तों, भूकंप को समझते हैं ये क्या मैटर है। देखिए दोस्तों स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जब कंपन होता है, भूकंप आता है तो दोस्तों आसपास के बर्तन गिरने लगते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं, जमीन हिलने लगती है, आप जहां पर होते स्वयं हिलने लगते हो। इसी को दोस्तों भूकंप कहा जाता है। जब पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है अर्थ की किस पर, लेयर पे, तब इसी को कहते हैं भूकंप। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है, इसको भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र देखिए, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है।
भूपर्पटी का वह स्थान जहां से क्या होता है, कंपन स्टार्ट होता है, उसको दोस्तों उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र किसका कहते हैं? भूकंप का उद्गम केंद्र उसको कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अधिकेंद्र को समझें। देखिए, अधिकेंद्र आप ऐसे मोटी बात समझो कि सपोज दैट यहां पर भूकंप स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां पर कुछ तरंगे आई, ये जो हिस्सा होगा इसी को अधिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको ही दोस्तों अधिकेंद्र कहेंगे। और ये कहेगा उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा केंद्र। क्या कहलाएगा? सेंटर। देखते हैं दोस्तों, इसको हटा के थोड़ा सा, तो ये तो हो जाएगा सेंटर। और ये सेंटर के नजदीक होता है, इसको कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहेंगे इसको? एपी सेंटर इसको कहते हैं, या अधिकेंद्र भी कहते हैं, आप हिंदी में समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आप समझो कौन कौन सी होती हैं। पहली होती पी तरंगे, जिनको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, पी तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। और जो एस तरंगे होती है इनको अनुप्रस्थ तरंग, और जो एल तरंगे होती है इनको पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे, 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं जब डियर स्टूडेंट्स भूकंप आता है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आप समझते हैं कि जब भूकंप आता है तो इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? पहले समझो, भूकंप का जो मापन है एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपी तरंगे किया कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपी तरंगे कहते हैं। जो भूकंप की तीव्रता होती है वह रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अब आप समझो कि भूकंप 2.9 था, 3.5 था, या 4.2 था, या 6.9 था, कितना था यह तय करता रिएक्टर सेल। रिएक्टर स्केल के माध्यम से क्लियर होता है कि भूकंप की तीव्रता इतनी रही है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब आप मुद्दे की बात ये समझो, जिसमें भूकंप की पूरी जानकारी हो, भूकंप कैसे आता है, उसमें कौन कौन से केंद्र होते हैं, और क्या पूरी की पूरी जब इंफॉर्मेशन, स्पेशली जिसमें अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, उसी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज सेड टू बी, या इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, और हिंदी में से भूकंप विज्ञान भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इस्तेलाह कृतियां जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली ये मृदा का जो अपरदन होता है, जो ऊपरी सतह को हटाने में या निक्षेपण की क्रिया करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह पर शैलों की टूटने से अपक्षय की क्रिया होती। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर जब सेल मतलब होता पत्थर, जब वो टूटते हैं तो अपरदन की क्रिया होती है। सेकेंड पॉइंट है, भूदृश्य पर जल, वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूदृश्य पर जल, वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, इनके टूटने से, बिगड़ने से, एक स्थान से जाने पर अपरदन की क्रिया होती है। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, वायु जल अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती। बिल्कुल, मरुस्थल में देखो धूल, बड़ी आंधियां चलती हैं, गर्मियों में देखो धूल उड़ती है, तो ये धूल उड़ती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही, ये भी दोस्तों अपरदन की क्रिया है। वही वायु के बारे में बताया, वायु तो ही कर रही है। देखिए, एक स्थान पर निक्षेपित करती मतलब एक स्थान से ले जाती है, और दूसरे स्थान पर जमा करती। निक्षेपित का मतलब होता है दूसरे स्थान पर जमा करना। जैसे नदियां आती अपने साथ विभिन्न प्रकार का कचरा, सिल्ट लाती, वो एक जगह एकत्रित कर देती हैं। जब काफी कचरा हो जाता है तो नदी की जो मुख्य धारा होती है छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड हो जाती है, जिसको वितरका कहा जाता है, और यही जाकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब आपको बताना कि सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है। अब हम लोग पढ़ेंगे नदी के बारे में। देखिए, नदी क्या है कंटेंट। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। बिल्कुल दोस्तों, जब नदी, नहर, बंबा कुछ भी बहता है तो वह अपने साथ मिट्टी को भी काटता जाता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर कठोर मतलब सॉलिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। तो ये क्या करती है? ये जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानों
क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसको दोस्तों विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प इसको कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप से नदी को कट एक अलग झील बना लेती है। विसर्प काटकर एक अलग से नदी का निर्माण कर लेते हैं और अलग से एक झील बना लेते हैं। झील में कैसा पानी होता है? झील में ना बहने वाला स्थिर पानी होता है, उसी को दोस्तों झील कहते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं इसको? चाप झील के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। जिसके आसपास के जो तट होते हैं उनको क्या कहते हैं? तटबंध दोस्तों कहते हैं। देखिए नदी अमल धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वितरका कहते हैं। ये कुछ नहीं है। वितरका कहा जाता है नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनाती? डेल्टा बनाती। मैंने बताया था जब बहुत ज़्यादा अवसाद इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो जो नदी होती है वह विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड हो जाती है। इसको वितरका कहते हैं। यही जाकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी ही है जहाँ पर सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती, जिससे दरार क्या हो जाती? विकसित हो जाती। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा दोस्तों कहते हैं जब पानी एक पत्थर में टकराए छेद जैसा बना ले, उसको गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती, जिसे क्या कहते हैं? तटी मेरा मतलब छेद बड़ा हो जाए और इधर उधर पानी जाने लगे। ठीक है, एक पहाड़ है और छेद कर दे, उसके बीच से पानी जा रहा है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको तटी मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती, जिससे केवल दरारें बचती हैं। मतलब दो पत्थर, उनके बीच से पानी जा रहा और दोनों पत्थर अलग अलग है, दरार है, इसी को स्टैक कहा जाता है। गुफा मतलब पत्थर में छेद हो जाए और फिर पूरा छेद हो जाए पत्थर में, पानी इधर से उधर जाने लगे, इसको कहते हैं तटी मेहराब। और स्टैक क्या होता है? जब वो छत भी टूट जाए, दोनों पत्थर के बीच में दरार आ जाए और पानी निकलने लगे, इसको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं। अब अपने पास जो टॉपिक है वह है हिमनद। हम सभी लोग जानते हैं हिमनद मतलब बर्फ की नदियां। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे बड़े बड़े शैल हो, रेत हो, तलछट हो, तो क्या होता है? जब निक्षेपित का मतलब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये बर्फ का ढेर बन जाते हैं। जब बर्फ का ढेर बन जाते हैं, बर्फ इनमें बहने लगती है, इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? ये बड़े बड़े जब बर्फ के पहाड़ों का निर्माण करते तो इनको हिमोड़ कहा जाता है, और जब इनमें बर्फ बहती रहती है तो इनको हिमनद कहा जाता है। अर्थात ऐसी नदियां जिनमें बर्फ बहती उसको हिमनद कहते हैं। अब लोग पढ़ेंगे पवन अर्थात हवा। इसका भी दोस्तों देखिए अपरदन में बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है। रेगिस्तान आप शतरक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः शतरक शैल कहा जाता है। देखिए क्या होता है, आप थार मरुस्थल के बारे में सोचो, ठीक है, जो कि इंडिया में कहाँ है, किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान की किस जिले में? जैसलमेर, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। वहां पर बारिश नहीं होती है और सबसे गर्म एरिया भी उसी को माना जाता है, जैसलमेर को, इंडिया के अंदर। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है या हवाएं चलती रहती हैं तो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती, एक छाते के आकार जैसी। ठीक है, एक सी शेप्ड में जब रेत इकट्ठा हो जाती, इसी को छत्रक शैल कहते हैं। पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू डिब्बा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बालू डिब्बा भी कहते हैं, बालू टिब्बा भी कहते हैं। अर्थात एक जगह से रेत उठी हवा में, दूसरी जगह उसने ढेर जैसा बना लिया, इसी को बालू डिब्बा या बालू टिब्बा कहते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं।
अब आप समझो जैसे आपके पास बालू का ढेर था, आपने उसमें एक किक मारी तो ये बालू फैल गई, या आपने किसी लकड़ी से हाथ से बालू को फैला दिया। जब बालू फैल जाती है दोस्तों, उसी को लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, एक बार आपको और दिखा देते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि विभिन्न प्रकार की स्थल मंडली प्लेटें होती हैं, विभिन्न प्रकार की दोस्तों प्लेटें होती हैं, ठीक है, कुछ मूवमेंट करती रहती हैं। ज्वालामुखी भी आप जानते हैं, ठीक है, जो अंदर बल लगे अंदर जनित, और जो बहिर्बल लगे बाहर लगे उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। भूकंप क्या होता है कि प्लेटों की वजह से भूकंप वगैरह भी आते रहते हैं, और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उद्गम केंद्र, और उद्गम केंद्र के पास ही जो होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है सतह पे। 3 प्रकार की तरंगें होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय। क्लियर? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से नापी जाती है, और जिसमें भूकंप शास्त्र की स्टडी की जाती है, भूकंप के बारे में पढ़ा जाता है, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मुख्य स्थलाकृतियों में हमने देखा था कि शैलों से टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती रहती है, और चाहे जल हो वायु हिम जैसे इनके द्वारा भी क्षय को मतलब अपर्दन की क्रिया दोस्तों होती रहती है। नदी भी करती है, जब सीधी ढाल से गिरती है तो शैलों पर गिरती, शैलों को तोड़ती रहती है, तो ये अपर्दन की क्रिया करती है। इसमें एग्जाम्पल आप जलप्रपात ले सकते हैं, एंजिला जलप्रपात या एंजिल जिसको कहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये लोग जाकर चाप झील या अलग से झील बनाते हैं, उसे चाप झील भी कहते हैं। फिर तटबंध वगैरह जो आसपास तट होते हैं तटबंध कहते हैं। और देखिए दोस्तों इसके अलावा ये क्या करते हैं, डेल्टा का भी निर्माण ये नदियाँ करती हैं, अपने साथ विभिन्न प्रकार के क्या लाती हैं, निक्षेपण को लाती हैं, सिल्ट को लाती हैं, कचड़े को लाती हैं, एक स्थान पर एकत्रित करती, फिर ये वितरकाओं में डिवाइड हो जाती है, फिर डेल्टा बनाती हैं। जब एक पानी में या नदी में कोई पहाड़ होता है तो उसमें जब छोटा सा छेद हो जाता है उसको गुफा कहते हैं। जब उसके गुफा को और छेद इधर उधर पार आर पार कर देते, पानी जाने लगता, उसे तटीय मेहराब कहते हैं। और जब वो छत भी हट जाए, सिर्फ पत्थरों के बीच में दरार बचे, उसको स्टैक कहते हैं। हिमनद, जहाँ पर ऐसी नदियाँ बहती जाए जिसमें बर्फ हो, उसे हिमनद कहते हैं। पवन रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि ये भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है, ये भी मृदा अपरदन का कार्य दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।